बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज जो काम जस्टिस अतर मिनल्ला ने किया है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस के बहुत सारे फैसले भी ना कर पाते। और खास बात यह है कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब किसी केस की समाअत नहीं कर रहे थे, उन्होंने किसी केस का फैसला नहीं सुनाया, लेकिन जो उन्होंने इस मौजूदा सूरत हाल में आज काम कर दिखाया है, मेरे ख्याल से ये कौम की और मुल्क की उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत कर छोड़ी है। आपको याद होगा चंद रोज पहले हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो हमने चीजें देखी थी उसमें कहा ही गया था कि हुकूमत ने एक GIT बना दी है और वो GIT 15 रोज के अंदर अदलिया के खिलाफ जो तनकीद हो गई है जी, मुहिम चल गई है जी, उसके ऊपर एक इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी, जिसका इजलास भी होगा, जिसपे ये फैसला हुआ कि अगले हफ्ते से वो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप जरूर करें। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर मजमूई तौर पे हुआ, ये कहानी कहां से शुरू हुई कि आज इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्टर्स की एक, जिसको कहना चाहिए ट्रेनिंग की वर्कशॉप थी। उस वर्कशॉप के अंदर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आए हुए थे, अब उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है आमतौर पे सवाल उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि काजी फायज ईसा साहब ने आज अपने साथी जज की ये तकरीर टीवी के ऊपर देखी है कि नहीं देखी, क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि जी वो टीवी नहीं देखते। अब उन्होंने आज एक बड़ा सिंपल जुमला कहा, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि हर कोई मोबाइल उठा के कैमरा उठा के भला साफी नहीं होता, फला फला इस किस्म की बातें की। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा खुद को इस काबिल नहीं समझता कि किसी कोर्ट रिपोर्टर को बताऊं कि उसके उसूल क्या है। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि उन्होंने आज आजादी इजहार राय के हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि 1971 में अगर मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान कभी भी ना टूटता। और फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा किसी जज को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो किसी आजादी इजहार राय या किसी कोर्ट रिपोर्टर को उसकी राय से रोके। उन्होंने कहा कि जज को आजाद होना चाहिए, जज पर जितनी भी तनकीद हो वो उसका असर ना ले। जो जज तनकीद का असर लेगा वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। इनके मुताबिक अदलिया को घबराना नहीं चाहिए, ना ही खाइफ होना चाहिए, और सोशल मीडिया का असर जजेस पे नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बाहसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और उन्होंने कहा और 75 बरस से हमने सच छुपाया और सच को छुपाते छुपाते आज ये वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। हम मर्जी के फैसले और मर्जी की गुफ्तगू चाहते हैं। पाकिस्तान की आधी तारीख आमरीत में गुजरी, आगाज से आजादी इजहार राय पे कदगने लगी। और उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप में आजादी इजहार राय मुमकिन नहीं है। अब उन्होंने एक और बात, उन्होंने कहा अदलिया पे जो तनकीद होती है ना वो दो तरह की होती है। एक तो तनकीद जब इल्जाम लगाया जाता है कि कोई दानिस्ता फैसले हो रहे हैं, यानी कोई इस किस्म के फैसले हैं जिसको आप फिक्स फैसले कहते हैं, तो समझ आती है। एक वो तनकीद है जिसे मैं पसंद नहीं करता तो रिलीफ क्यों मिला। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। उन्होंने कहा कि इजहार राय बहुत बड़ी चीज है, उसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रियासतें जो हैं वो अब इजहार राय को रोक नहीं सकती, ना काबू पा सकती हैं। फिर उन्होंने 1971 की मिसाल दी और कहा 1971 में मगरबी पाकिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई गई। 75 साल तक सबको पता था सच क्या है, लेकिन उसे दबाया गया। हम सच को दबाते दबाते कहां तक पहुंच गए। उन्होंने कहा हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दोलख्त होता, ना लीडर जो है उनको फांसी चढ़ाई जाती। फिर उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की और जो मुस्लिम लीग नून ने उस हवाले से बड़ा शोर किया, उस हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि जब कोई सियासी लीडर कमजोर होता है उसे अदालती सजा से पहले ही सजा दी जा चुकी होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो के ट्रायल के जमाने में आप अखबारात देख लें, उनको जुर्म साबित होने तक मुलजिम या बेकसूर नहीं लिखा गया। उसका मतलब ये आपको याद होगा इमरान खान की जमानत के मामले में उन्होंने उस दिन इमरान खान को जब मासूम कहा, जो कि लॉ का मैक्सिम है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक आप पे जुर्म साबित ना हो जाए आप मासूम होते हैं, उसका जवाब भी आ गया। लेकिन आज
जो काजी, उन्होंने इस हवाले से जब ये कहा कि कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो बुनियादी तौर पे जो GIT बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, लगता यह है कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको अमली तौर पे उसके ऊपर अपनी राय दे दी है। अगर आपको याद हो तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आजकल कम ही काजी फायज ईसा साहब के साथ दिखाई देते हैं, और उन्होंने बड़ा सिंपली एक बात की। उनका बात यह है, हम जो जज साहिबान हैं हम अपने फैसलों से याद रखे जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जज नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आजकल हमारे जज साहिबान इतना ज्यादा बोलते हैं कि इवन वकीलों को भी बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन अब वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, उस हवाले से उन्होंने कहा, देखें आज इबलाग के कई जराए आ चुके हैं, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसको हम रोक नहीं सकते। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अब उनकी गुफ्तगू के बाद जो सहाफी मतीउल्लाह जान है उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो के ट्रायल में भी कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा था, जजेस वकला से सख्त सवालात पूछ रहे थे, और आज भी सुप्रीम कोर्ट के लिए वही चैलेंजेस हैं कि कानून पर अमल दरामद न होने पर ऐसी सजा दी जाए जो पहले कभी किसी और सियासी जमात को न दी गई हो। जिसका मतलब यह है कि आज मतीउल्लाह जान ने बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में इमरान खान की पार्टी से बल्ले का निशान लिया है उसके ऊपर उन्होंने क्लास ले लिया। अब अगली खबर और सुन लीजिए, वो है जज मोहम्मद बशीर। जज मोहम्मद बशीर की पहचान ये है कि वो आम तौर पे जो वुज़राए आज़म हैं उनको सजाएं सुनाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर उन नवाज शरीफ को सजाएं सुनाई, अब इमरान खान के जो नैब वाले केसेस हैं उनकी वो समाअत कर रहे हैं। लेकिन आज जज मोहम्मद बशीर ने हाथ खड़े कर दिए। लगता यह है कि वो इस बार एक और वजीर आजम को सजा देने का जो एजाज है वो अपने नाम नहीं करना चाहते। कैसे? अब उन्होंने रिटायर होना है 14 मार्च 2024 तक। वो एक दो दिन पहले जब समाअत के लिए आए तो उनकी तबीयत नासाज हो गई, जहां पे जेल के अस्पताल में थोड़ी देर वो जेरे इलाज रहे, उनको तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर चले गए। आज उन्होंने अपनी तबीयत नासाजी की वजह से रुखसत मांग ली है। और आपको पता है कि रुखसत कब तक मांगी है? यानी आज से लेके जो उनकी रिटायरमेंट का दिन है, जो रिटायरमेंट का उनका दिन है 14 मार्च 2024, उन्होंने कहा मुझे आज से लेके अपनी रिटायरमेंट तक बस छुट्टी देने। जिसका मतलब ये है, दूसरे लफ्जों में मुझे जो समझ आ रहा है कि जज मोहम्मद बशीर भी इमरान खान को ये जो सजा सुनाने के मूड में दिखाई नहीं देते, क्योंकि इस कोशिश तो यही है जितनी जल्दी हो वो किया जाए। अब उन्होंने इस बारे में बाकायदा तौर पे खत भी लिख दिया है। अगर अब वो चले जाते हैं या उनकी छुट्टी मंजूर हो जाती है तो इस बारे में होगा क्या कि नैब के सारे केसेस जो हैं वो लटक जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत में हो सकता है जो इस वक्त निजाम इंसाफ की पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ हमें फुर्तियां दिखाई दी जा रही हैं, उनकी जगह पे फौरी तौर पे किसी और को चार्ज दिया जाए और उस तरह से इमरान खान के हवाले से जो है उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। अच्छा, अब ये तो इस वक्त अलकादिर ट्रस्ट केस को सुन रहे हैं और तोशा खाना केस के ऊपर सुन रहे हैं। नंबर 2 जो जेल ट्रायल है उसको कलअदम करार देने की दरखास्तों के ऊपर जो बेंच है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज तब्दील कर दिया गया है। इन दो केसेस के अंदर इमरान खान ने वो किया था, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब आप वापस इमरान खान का केस सुनेंगे और उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जो जहांगीरी साहब हैं वो मंडे को समाअत करेंगे। और इससे आखिरी जो समाअत थी वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इसके ऊपर समाअत की थी और रिकॉर्ड मांगा था और नोटिस जारी किया था। तो अब देखना यह है कि अब जस्टिस आमिर फारूक साहब दोबारा बेंच के अंदर आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लेके या इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न्स का इजहार करते हैं। अब उस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या जो है वो स्ट्रेटेजी होगी, ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस ग्राउंड के ऊपर है। तहरीक इंसाफ ने एक बात जो है, जो मुख्तलिफ हलकों के अंदर उनके मुख्तलिफ लोग हैं, अब वो सारे के सारे इलेक्शन लड़ेंगे। इस बारे में आज जो पंजाब के अंदर सदर है हमाद अजहर, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता तमाम लोग जिनको पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद लिस्ट के मुताबिक टिकट हासिल नहीं हुआ, उनको तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में फौरन दस्तबरदार होने की हिदायत की जाती है। ऐसा न करने की सूरत में उनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीत को खत्म कर दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट जारी किया। गो के तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया अपने वोटर्स के लिए कि फलां कौमी असम्बली के हल्के, फलां सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर हमारे ये उम्मीदवार है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप दस्तबरदार नहीं होंगे तो फिर हम आपकी पार्टी रुकनीत जो है वो उसको खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब
عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہے. لیکن اس کے جواب میں ذرا آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نامی چیز ہی نہ ہو. جس طرح فضل الرحمان کہتے ہیں جناب وہ تحریک انصاف کو تو سرے میں پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں جی مغرب میں یہودی لابی اب بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. مغرب کی نوکری کرو لیکن پاکستان کے مفادات نہ بیچو. جھوٹ بولتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے کھڑا ہے، یہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہے. دیکھیے اگر ایسی بات تھی تو عمران خان کو تو پھر وہ کام کرنے چاہیے تھے پچھلے دور کے اندر جو میرے خیال سے کوئی اور نہ کرتا. عمران خان کو آپ کہتے ہیں عمران خان نے اسلامی دنیا کے لیے، اسلامی بلاک کے لیے وہ کام کیے جو اس کی سزا بن گئے، اس کو ہٹانا پڑ گیا. باقاعدہ اس کے اندر جو مختلف طاقتیں ہیں وہ سرگرم ہوئی. تو میرے خیال سے پھر عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھائیں. عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے پاکستان میں کاروبار کو ذرا بڑھاوا دیا. تو یہ عمران خان کا جرم تو ہے. اب یہ جو ہیرے لے کے آئے ہیں جنہوں نے معیشت ابھی ٹھیک کرنی ہے، نگران جو ہے، ملک میں مہنگائی 8 ماہ کی، علی ملک کے مطابق ملک میں مہنگائی 8 ماہ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ گئی ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی 0.34% مزید بڑھ گئی ہے اور سالانہ جو اس کی شرح ہے وہ 44.64% ریکارڈ کی گئی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ادھر آج IMF نے بھی پاکستان کی معیشت کے بارے میں رپورٹ جاری کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. اچھی بات ہے صورتحال بہتر ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی 2% شرح ترقی کا امکان ہے، یعنی جو GDP گروتھ ہے وہ 2% رہے گی. وہ 2% آج ان کو قبول ہے، لیکن عمران خان کے دور میں وہی GDP گروتھ جو ہے وہ 6% کے اوپر گئی. لیکن اس کے باوجود عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور عمران خان کی حکومت قبول نہیں تھی. اور اس کو کہا جاتا ہے جی عمران خان پاکستان کے لیے نہیں کھڑا تھا بلکہ پاکستان کے خلاف کھڑا تھا، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ترجیحات عمران خان کی کیا تھی اور یہ جو آج ہیں ان کی ترجیحات کیا. ظاہر اس کا فیصلہ قوم نے کرنا ہے اور میں آج بھی حلقے میں نکلا ہوں. حلقے میں نکلتے ہیں تو پھر قوم کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ قوم اس سے کیا سوچ رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.